नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइएगा, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सभी विद्यार्थियों के मन में एक आशा थी कि हम आरएस और एसआई के लिए हिंदी के बारे में चर्चा करें। तो आज मैं आपके सामने आरएस मुख्य परीक्षा को लेकर आपके सामने हिंदी का जो पेपर फोर्थ है, जो चौथा पेपर है, उसके अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और आरएस में मुख्यतया हिंदी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और 120 नंबरों का ये आपके सामने खेला है। इस खेले को हमें अच्छे से सीखना है। तो देखिएगा मित्रों, आज मैं जो चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर आरएस का जो फोर्थ पेपर है, जो चौथा पेपर है, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसी से रिलेटेड आपके सामने एसआई का मैटर भी थोड़ा रहेगा और साथ में एसआई के लिए भी हिंदी आपके लिए तैयार होगी यहां से। तो दोनों चीजें एक अधिकारी बनाती हैं और आप अधिकारी बनने योग्य हैं या नहीं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे और इस हिंदी विषय को आपको देखना पड़ेगा। देखिएगा मित्रों, हिंदी भाषा एक संवाद की भाषा है, एक संवेगिक है और अपने व्यवहार को प्रदर्शित करती है। मित्रों, आप एक अधिकारी बनने जाएंगे और अधिकारी बनने जाएंगे तो आपके शब्दों का वजन ज्यादा होगा, आपके सोचने की क्षमता होगी और अगर आपका संवाद अच्छा है, अगर आपका बोलने का लहजा अच्छा है और अगर आप किसी स्थिति में आप लेखन कार्य कर प्रदर्शित करते हैं, तो वो सारी चीजें एक अधिकारी के पास होनी चाहिए। वो आपके पास है या नहीं, इसके माध्यम से आपके सामने आरपीएससी ये पेपर करवाती है, जिससे आपकी एक आधिकारिकता बढ़िया शानदार हो जाए। आप ये मत सोचिएगा कि ये आपका पेपर है, पास करते ही हम अधिकारी बन जाएंगे। नहीं मित्रों, अधिकारी बनने की ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को पूरा करना है। तो ये अपने मानसिक और सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा ले, क्योंकि मस्तिष्क के अंतर्गत एक आपका कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वह आपको निश्चित तौर पर इस सफलता से पार करा देगा, ये सफलता आपको दिला देगा। तो आइएगा, मैं आपके सामने वार्ता करता हूं आरएस के मुख्य परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र की। हिंदी प्रश्न पत्र कितने नंबर का आएगा? तो 120 अंकों का आएगा मित्रों, ये आपके चौथे पेपर में। ये सर ऑब्जेक्टिव होगा या लिखित होगा? तो मित्रों ये लिखित होगा। इस लिखना पड़ेगा। हम आज तक लिखते आए हैं, छठी से हम आज तक 12वीं कक्षा तक लिखे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल में लिखे हैं, एमए किए तो एमए में लिखे हैं। लिखना पड़ता है और लिखने की कला आपको अच्छी आती है, बस उसमें शुद्धि करनी है, शुद्धि करना है। और हमें पता है हिंदी भाषा के अंतर्गत बिंदु की भी गलती हुआ करती है, तो इस चीज को हम देखकर चलेंगे। आइएगा, अब देखिएगा, ये हिंदी भाषा का पूरा सिलेबस है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। इसमें 3 भाग किए गए हैं, भाग अ, भाग ब और भाग श। ये 3 भाग हैं आपके सामने। भाग अ 50 अंकों का है, भाग ब भी 50 अंकों का है और भाग स 20 अंकों का है। तो टोटल जो नंबर अंक हो गए वो 120 हो चुके हैं मित्रों। आइएगा, हम आगे बात करें तो भाग ए के अंतर्गत पूरी आपकी व्याकरणात्मक स्थिति दी गई है। अगर आपको भाग ए इन दोनों पर भारी पड़ेगा, अर्थात भाग ए जिसका तैयार है, ये स्वतः ही उसके एक शुद्धिकरण के लिए काम आएंगे। ये शुद्धि अपने आप हो जाएगी इनकी इस व्याकरणात्मक भाग से। तो व्याकरणात्मक भाग सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ए। इसको अगर हम समझें तो इसमें आपके सामने आरएस में आरपीएससी ने क्या टॉपिक दिए हैं। देखिएगा मित्रों, आपके सामने संधि दी है। संधि का तात्पर्य यहां पर आपको उदाहरण दे देगा और आपको लिखने के लिए बोल देगा कि इसका विच्छेदित रूप करें, या विच्छेदित रूप दे देगा, आपको बोलेंगे कि यहाँ पे संधियुक्त शब्द बनाएं, या आपको कोई संधि का नाम दे देगा, इसके 5 उदाहरण लिखें। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या संभवतः आपसे संधि का नाम पूछ सकता है। उदाहरण देकर 5 उदाहरण दे दिए, बताइए निम्न में से किस किस शब्द में कौन कौन सी संधियां हैं। तो देखिएगा, ये संधि है जो मेरे अलावा कोई आपको इतने सरल भाषा में नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये जो कक्षाएं हैं ये सबके लिए निःशुल्क रहने वाली है। यही आज मैंने डिसाइड किया है कि सब विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब के माध्यम से जिस सुविधा में मैं उपलब्ध करा सकता हूं, वो मेरा उद्देश्य बनता है। एक टीचर होने के नाते, एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कक्षा है। देखिएगा, संधि आएगी, उपसर्ग आएगा। उपसर्ग आएगा, अगर आपको 22 उपसर्ग याद है मित्रों, तो निश्चित तौर पर आप यहां पर एक अच्छी पोजीशन में होंगे। उपसर्ग के उदाहरण आएंगे। अगर आप देखो, एक एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। संधि आ रही है, संधि आपको अलग अलग करना सिखाएगी। जिस प्रकार से आपके सामने कोई भी उदाहरण आ गया, आपके सामने आ गया पर्यावरण, तो
तो आपके दिमाग में उदाहरण आया पर्यावरण, इसका विच्छेदित कैसे करें, इसको अलग अलग कैसे करें, परि प्लस आवरण, और यहां पर ही आपको उपसर्ग मिल गया। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट हो गई है ना। प्रत्यय एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको उदाहरण पूछा जाता है और प्रत्यय पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया आई से बनने वाले शब्द बताएं, तो लड़ाई है, अच्छाई है, भलाई है, आपके दिमाग में उदाहरण आने जरूरी हैं। बात समझ में आई। ये उदाहरण कब आएंगे? जब हम सारे उदाहरणों को या सारे प्रत्ययों के नियमों को पढ़ लेंगे। यहां पर नियम अलग चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक आएगी, सर ये लड़ाई है, लड़ प्लस आई, यहां पे संधि हुई है क्या? नहीं मित्रों, कभी भी प्रत्यय जहां जुड़ता है वहां संधि का भाव नहीं होता है। उपसर्ग में संधि का भाव होता है, पर प्रत्यय जहां जुड़ते हैं वहां संधि का भाव कभी नहीं होता है। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक कक्षा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपको आनंद आ जाएगा कि सर आपने जो पढ़ाया मजा आ गया जिंदगी का। पहली कक्षा से आपको लगने लगेगा। आइएगा हम आगे चर्चा करें विलोम शब्द। आपके सामने विलोम शब्द दे रखे हैं। अब आप सोचते होंगे मित्रों विलोम शब्द क्या हमें एकदम सिंपल सा पूछेगा? नहीं मित्रों, विलोम शब्द आपसे जब पूछेगा आपने कभी उसका अर्थ ही नहीं सुना होगा। ऐसा विलोम शब्द आपके सामने रखेगा, पर उसका अर्थ अगर आप जान पाए, शब्दों का खेल होता है, वर्णों का खेल होता है। अगर आपने कुछ शब्द पढ़े हैं तो भी आप उस अर्थ तक पहुंच पाएंगे और सही उत्तर दे पाएंगे। तो इसके लिए आपकी स्मरण शक्ति शानदार होनी चाहिए, और नहीं भी है तो मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपको याद करवा कर भेजूंगा। ठीक है। पर्याय शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द आपके सामने पूछे जाएंगे। अब आप सोचेंगे गाय के पर्यायवाची पूछेंगे, घोड़े के पर्यायवाची पूछेंगे। नहीं मित्रों, ये आपके 10वीं लेवल तक के प्रश्न है, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपसे पूछेगा कि अलग स्थिति के उदाहरण पूछेगा। आपसे पूछ लेगा अहोरात्र, इस शब्द के संधि विच्छेद बताएं, तो आप अलग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या मतलब हुआ, है ना। तो ऐसे अरहर, ऐसे शब्दों का आपके सामने प्रयोग किया जाएगा जो पिछली आरएस भर्ती में किया गया है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या है? जो सुनने में तो एक है। अब मैंने कह दिया शादी, अब शादी और शादी दोनों में अंतर, बोलने का लहजा अलग होता है। कहा जाता है इंद्र को वश में करने के लिए किसी व्यक्ति ने मंत्र बोला। अब मंत्र बोला तो उसमें स और श का अर्थ अलग अलग हो गया। देखो, एक तो ये श है और एक ये स है, दोनों में अंतर है। ये तालव्य है, ये तालु से बोला जाता है, और ये जो है वो दंत है, दांतों से बोला जाता है। दोनों में रात दिन का अंतर है। तो समश्रुत सुनने में तो एक जैसे हैं, पर इनका कुछ ना कुछ पॉइंट अलग होता है, कुछ ना कुछ स्थितियां अलग होती है, बोलने का लहजा अलग होता है और दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। इसीलिए कहा समश्रुत भिन्नार्थक, जो सुनने में तो एक जैसे हैं पर उनका अर्थ क्या आएगा? भिन्न आएगा। मित्रों, यह चर्चा हम यहां पे आपके सामने आगे करेंगे। अगर आपने ये संधि कंप्लीट कर ली, उपसर्ग कंप्लीट कर लिया, और मैं कुछ इसमें टॉपिक और जोड़ूंगा, जैसे क्रिया है, क्रिया भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगभग हिंदी का पूरा सिलेबस कराने की चेष्टा करूंगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि शानदार हो जाएगी। वाक्य शुद्धि में आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं अगर आपने व्याकरण अच्छे से पढ़ी है, अगर वाक्य बनाना सीख गए। क्योंकि जब एक बच्चा अपने घर में पैदा होता है तो सबसे पहले आवाज करता, आते ही ऐसे नहीं बोलता मम्मी मैं आ गया हूं, ऐसा कभी नहीं बोलता। वो आके सबसे पहले चिल्लाता है, रोता है, और रोता है तो उसकी आवाज आती है, ध्वनि आती है। ध्वनि आने के बाद में ये स्थितियां बनती है, वर्ण बनता है, एक वर्ण बोलता है, फिर एक शब्द बोलता है, धीरे धीरे वाक्य बोलने लग जाता है। उसको नहीं पता बस शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है। फिर धीरे धीरे विद्यालय जाता है, एक संवाद करने लग जाता है, और आज आप जैसा अधिकारी बन जाता है। तो एक संवादिक स्थिति जो आपके सामने आएगी वो हिंदी भाषा आपको अच्छे से मजबूत करेगी। तो देखिएगा मित्रों, वाक्य शुद्धि आपकी व्याकरण से क्लियर होगी, शब्द शुद्धि, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये तीनों बिंदु आपकी शब्द शुद्धि शानदार कर देंगे अगर इसको ढंग से पढ़ा है तो। आइएगा, उसके बाद में आते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत। देखिएगा, मुहावरे जो होते हैं मित्रों, आपसे एक मुहावरा दे दिया जाएगा और उसका सटीक प्रयोग पूछेगा, उसका अर्थ नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपसे उसका सटीक प्रयोग पूछेगा, वाक्य में आप किस प्रकार सटीक प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यहां पर इसकी चर्चाएं अपन करेंगे। अपन 1000-2000 मुहावरे आपको इस प्रकार से याद करा दिए जाएंगे कि आप उसका अर्थ नहीं करके उसका वाक्य में सटीक प्रयोग कर पाएंगे। आइएगा, लोकोक्ति और कहावतें, इनका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं मित्रों। लोकोक्ति और मुहावरों के अंतर्गत आप लोगों के सामने उनका स्वतंत्र अर्थ से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतः ही एक प्रकार के वाक्य होते हैं। आइएगा, अगला बिंदु आता है पारिभाषिक शब्दावली।
पारिभाषिक शब्दावली अर्थात आपको हिंदी और कार्यालय जो स्थितियां होती हैं, कार्यालय जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, उनका रूप आपसे पूछा जाएगा। अंग्रेजी में शब्द दे देंगे और उसका अर्थ पूछा जाएगा। तो ये कार्यालय शब्द होते हैं, इनको भी याद करवाए जाएंगे। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, आपको पता है कि आपने बहुत बार 10वीं तक पढ़े हैं, वाक्यांश एक दे दिया जाएगा, उसके लिए सार्थक शब्द पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही आपके लिए पूछे जाएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा एक ही गुरु से पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो आपके दिमाग में आएगा एक ही गुरु से पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। दो व्यक्ति हैं, एक ही गुरु से पढ़ रहे हैं, तो वो आपस में उनका संबंध क्या होगा। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में अभी नहीं चल रहा होगा और थोड़ी देर में आपको दिमाग में आएगा, मैंने कहा गुरु भाई, तो आपके दिमाग में आया सब गुरु भाई है। तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो 50 अंकों का खेला है, ये आपको पहले तैयार करना है और ये तैयार करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और इतनी शानदार हेल्प होगी कि आप एक दिन में आपको महसूस होने लगेगा पहली कक्षा से कि वास्तव में कुछ इस व्यक्ति ने पढ़ाया है, हमें आरएस बनने के लिए, अधिकारी बनाने के लिए हमारे साथ दिया है इस व्यक्ति ने। तो आइएगा, अब आपके दिमाग में चर्चा होगी कि इनका नाम क्या है। तो मेरा नाम आचार्य भवानी शंकर शर्मा है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, हिंदी को मैं अपनी मां मानता हूं, तो निश्चित तौर पर ये दोनों भाषाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं। और जो संस्कृत का विद्यार्थी होता है तो उस दिमाग से आपके दिमाग में कनेक्ट करने की बात करता है कि अगला कोई भी शब्द पूछे, अगला कोई भी आपके सामने कोई भी स्थिति रख दे, तो आपके दिमाग में एक संस्कृत का विद्यार्थी बैठा है कि आप जब पेपर देने जाएंगे कि हाँ यार भवानी जी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उनका दिमाग संस्कृत का भी है और हिंदी में भी काम करता है। तो निश्चित तौर पर मित्रों एक एक उदाहरण आपके पास आकर पूछेगा, भाई साहब यही होगा, मैं आ रहा हूं, तो आपसे पूछ पूछ कर उत्तर जाएगा निश्चित तौर पर। भाग 2 जो भाग ब है वह भी 50 अंकों का है मित्रों। अब भाग ब जो आपके दिमाग में आ रहा है, साहब ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। कई नए विद्यार्थी होते हैं जो अभी अभी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और फाउंडेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के दिमाग में आती है। हम जब कोचिंग सेक्टर में जाते हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, सिंपली उनको तरीका बता दिया जाता है आप कर लो, पर यहां पर आपको एक एक चीजें हाथों से करवाई जाएगी। देखो माध्यम ऑनलाइन रहेगा, इसके माध्यम से आपको निश्चित तौर पर हिंदी भाषा के 120 नंबर तय कराने हैं मुझे, इससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आपकी गेन हो। जो विद्यार्थी निश्चित तौर पर निरंतरता से वीडियो देखेगा उसको फायदा होगा। आपके लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा। देखिएगा, अब यहां ब भाग को हम अगर देखें तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या है, अर्थात हम कोई वार्ता करते हैं, किसी व्यक्ति से वार्ता करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है बहुत सारे विचारों को लेकर चलता है। फिर हम उस बात को अगर लेखन कला में उतारें, अगर हम लिखना चाहें तो सारी बातें नहीं लिख पाते। बात तो इतनी सोचते हैं पर लिख इतना सा पाते हैं, ये हकीकत है मित्रों। सोचना इतना है, ये लिख पाते हैं, पर ये जो लिखते हैं वो सार्थकता के साथ लिखते हैं, वो निश्चित तौर पर निश्चित बिंदु के साथ लिखते हैं, सामासिक लिखते हैं, अर्थात संक्षिप्त करके लिखते हैं। संक्षिप्त का दूसरा समास भी होता है मित्रों। अर्थात मैंने कहा आपके सामने एक बड़ी वाक्य है, एक बड़ा वाक्य है, तो उस वाक्य का एक शब्द में प्रयोग कर दिया, वो शब्द है वो बोलेगा, तुत्ती बुलाएगा उस व्यक्ति की कि हाँ ये शब्द का प्रयोग कितना शानदार करता है। तो ये जो संक्षिप्तीकरण है वो गद्य में आपको लिखना पड़ेगा। इसका एक शीर्षक आएगा, शीर्षक 2 नंबर का भी हो सकता है, शीर्षक सटीक होना चाहिए। देखो एक गद्य का शीर्षक बहुत सारे हो सकते हैं पर आपको सटीक शीर्षक लिखना है और शीर्षक के इर्द गिर्द बात घूमनी चाहिए। कभी भी बातें आप लिखते हैं तो आपको एक लाइनें देगा, 100 शब्दों में आपको लिखना है, 100 शब्दों में आपको एक लाइनें देगा पेपर में, उसको पूरा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लाइन खाली भी रहे तो चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके इर्द गिर्द ही आप बात लिखें। जो शीर्षक आपके सामने आया है, जैसे अभी केरला स्टोरी चल रही है, आपको दे दिया, तो केरला स्टोरी के जो मुख्य बिंदु हैं आपको उस मुख्य बिंदु पर चर्चा करनी है और बात को रिपीट नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति रिपीट करता है तो अगले का लगेगा कि यार ये तो बात ही बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और इसको मैं आपको किस प्रकार क्लियर कराऊंगा ये जानने की आपको उत्सुकता रहेगी। आइएगा, पल्लवन। पल्लवन अर्थात आपका पद्य भाग, पद्य भाग अर्थात आपके भाव, अर्थात ये भावों पर चर्चा करता है। जो आपके भाव हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आपके कोई भी भाव हो सकते हैं मित्रों, तो उन भावों को लिखना है, भावों को व्यक्त करना है और लिखित माध्यम में व्यक्त करना है। ये भावों की चर्चा करता है, ये 100 शब्दों में आपको भाव लिखने हैं। इसके बारे में हम बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे क्योंकि ये केवल बातों के उद्देश्य नहीं है, लिखित उद्देश्य है, लिखना है। मैं आपको बात पहले पूरी बोलूंगा और उसके बाद में लिखकर बताऊंगा कि ऐसे लिखा जाता है, तो एक एक चीज का आपको महत्व मिलेगा। आइएगा, अगला हम तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, तो पत्र लेखन और प्रारूप लेखन।
दोनों एक ही चीज है, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन। आपको लिखना है, प्रारूप अर्थात एक ढांचा तैयार करना है, पत्र लेखन अर्थात उसमें लिख कर दिखाना है। तो देखिएगा, हमारे जो सिलेबस में है वो कार्यालय संबंधित है। कार्यालय संबंधित का तात्पर्य हो गया कि कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय के भेजा जाए या कार्यालय से किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जाए। ऐसी स्थितियों में आपके सामने कार्यालय है, अर्धशासकीय पत्र हैं, अनुस्मारक हैं। ये 3 पॉइंट आपके दे रखे हैं। फिर अधिसूचना है, परिपत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है। ये आपको लिखित में या आपसे प्रारूप मांग सकता है कि इसका प्रारूप क्या है, किस प्रकार डेट लिखनी है, किस प्रकार क्रमांक लिखना है, किस प्रकार साइन करने हैं, बीच की जगह में क्या लिखना है, उसका जगह छोड़ने प्रारूप तैयार करना है। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पर अब की बार पूछा जा सकता है। तो प्रारूप तैयार करने, पत्र लिखने की कला, किस प्रकार उसका ढांचा तैयार करना, वो सारी चीजें हम यहां पर चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट आता है अनुवाद। ये नया जोड़ा गया बिंदु है अनुवाद। दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करना है। मित्रों, यहां पर आपको एक 75 शब्दों का अंग्रेजी लिखित भाषा में होगा, अंग्रेजी लेखन होगा। उस अंग्रेजी लेखन को आपको हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना है। आपको गूगल का कार्य करना है मित्रों। तो गूगल का कार्य आपको करना मैं सिखाऊंगा। जहां तक मुझे अंग्रेजी भाषा का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आगे भाग से, ये हमारे 100 अंक तक, यहां तक का पूरा बैकग्राउंड है। 100 अंक है, जिसमें सबसे भारी जो स्थिति रहती है वो भाग ए की रहती है। ये भाग ए आपको यहां पर काम आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द लिखेंगे उसकी शुद्धता आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी उठाएगा आप नहीं, ये भाग ए उठाएगा आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अब बात करते हैं भाग से की। ये जो 20 नंबरों का है, कोई भी सामयिक मुद्दा चल रहा है, बात समझ में आई, अन्य विषय से संबंधित कोई है, उस पर आपको निबंध लिखना है। निबंध अर्थात नी प्लस बंद, अर्थात जिसको बांधा नहीं गया हो, स्वतंत्र हो। अर्थात कोई भी विचार है, किसी स्थिति पर विचार लिखने, विदेशी मुद्दे लिखने हैं, या आप पर कोई भी स्थिति का कोई एक पॉइंट दे दिया, उस पर आपको चर्चा करनी है। वो चर्चा आपको मुख जबानी नहीं करनी है, वो लिखित चर्चा करनी है। और लिखने में सबसे ज्यादा जोर आता है मित्रों। बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं, हवा में बातें करते हैं लोग, तो हवा में बातें करने वाले बहुत हैं, यूट्यूब पर आकर हवा में बातें कर जाते हैं। पर लिखन जो लिखित में देता है उसका अंदाजा अलग होता है, उसकी स्थिति अलग होती है मित्रों। तो बात यहां पर ऑथेंटिक होगी, बात यहां पर लिखित होगी, बात यहां पर स्थिति की होगी। जब हम कोचिंग में किसी से जुड़ता हूं तो हम पहले अग्रीमेंट करते हैं, वो अग्रीमेंट लिखित होता है। बातों का क्या है, बातों का आदमी कभी बदल जाए, आप बदल जाओ, मैं बदल जाऊं, कोई भी स्थिति में बदल सकता है। प्यार मोहब्बत हुई, बातों का क्या है, बदल जाते हैं लोग, है ना। तो यहां स्थिति आपके सामने लिखित की होगी मित्रों। लिखित में जो व्यक्ति कार्य करता है वो सटीक और निर्णयधारी कार्य करता है, क्योंकि अधिकारी बनने जा रहे हो आप, ऐसे में से छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। तो ये जो आपके सामने है, इस संबंध में हम क्या क्या चर्चाएं करेंगे, क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या बिंदु होंगे, उन बिंदु को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हर एक बिंदु का मैं कम से कम आपको सामयिक मुद्दे, अन्य विषय से संबंधित हर एक चीज को लिखित में यहां पर लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा आपके साथ। इस प्रकार की मेहनत होगी मित्रों, तो आपको लगेगा कि यार भवानी शंकर शर्मा ने कुछ हमें सिखाया है, तो मजा आएगा। और यहां से कुछ प्रश्न आएंगे और निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि ये पूरी चर्चा मैं आपके पेपरों को देखकर करने वाला हूं। देखिएगा मित्रों, तो यहां से आपके ये जो भाग ए है ये यहां पर भी काम आएगा, क्योंकि निबंध लिखोगे साहब, लिखित में दोगे, शब्द दोगे, और शब्द तो शुद्ध होना चाहिए, है ना। कईयों को सन्यासी लिखना नहीं आता। अब उस सन्यासी नहीं लिखना आता तो मजा नहीं आता साहब। सन्यासी का शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, आप लिखकर देखना सन्यासी कैसे लिखते हैं, देखिएगा। तो ये जो पूरा प्रारूप है वो पूरा 120 अंकों का है। 120 अंकों के साथ आप आरएस अधिकारी तो बनेंगे साहब, है ना। ये आपको ऊपर लाके खड़ा कर देगा हर स्थिति में। हिंदी को आप सामान्य ना समझे, हिंदी को आप एकदम जिम्मेदारी के साथ लें, और आपको आनंद आएगा कि साहब हिंदी पढ़ी तो भवानी जी से पढ़ी। अब देखो, ये आरएस की बात मैंने की, आरएस जो अधिकारी बन रहे हैं उनके लिए बात की। इसी में आपके एसआई की चर्चा भी करूंगा, एसआई का सिलेबस पूरा लेके आऊंगा। पर एसआई वाले विद्यार्थियों को भी ये चीजें आनी चाहिए, सारा आपके सामने सिलेबस में है, बस लिखित नहीं है। एसआई वालों के लिए केवल ऑब्जेक्टिव स्थितियां हैं, लिखित स्थितियां कोई भी नहीं है मित्रों। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आरएस से सिंपल बन जाएगा। आपका एसआई वालों के लिए सेकंड पेपर पूरा हिंदी का आता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है। इस यूट्यूब माध्यम से आपको मुझे अच्छा करना है। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये निःशुल्क बैच
तुरंत स्टार्ट होने वाले हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, इसमें कोई बकवास नहीं होगी। आपके सामने केवल एक जिम्मेदारी के साथ, एक जिम्मेदार नागरिक के साथ आपके साथ चर्चाएं करूंगा और आपके सामने हर बात लिखित में करूंगा। तो मित्रों, कैसा वीडियो लगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जरूर अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जहां पर भी पढ़ता हो कि हिंदी एक बार पढ़कर देखें, आनंद आएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।